हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज से हम स्टार्ट करेंगे HPSC PGT हरियाणा में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम होता है ना, उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी मेन जो सब्जेक्ट का पेपर है HPSC PGT साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो UGC नेट है, UGC नेट JRF का जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, और जो HPSC PGT का है, ठीक है, इनमें लगभग 60% है ना वो सिलेबस कॉमन है। बस UGC नेट में अपने को 3 से 4 यूनिट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और कुछ यूनिट है जो जैसे परसेप्चुअल प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ठीक है, उसके अलावा थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन एंड इमोशन, पर्सनैलिटी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इन टॉपिकों में जैसे यूनिट हैं तो दोनों में सेम है, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल PGT में है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल UGC नेट में है, ठीक है। तो हम पहले करेंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इन टॉपिकों से संबंधित है जो भी इसके सब टॉपिक हैं जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन पोर्शन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये कॉमन पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो UGC नेट के अलग से हैं वो टॉपिक करेंगे और HPSC PGT में है वो करेंगे। तो पहले हम HPSC के हिसाब से करेंगे, जो बचे हुए टॉपिक हैं जो कि UGC नेट में लगते हैं वो हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो HPSC का जो हम सिलेबस करेंगे उसमें लगभग 60% UGC नेट वाला कवर हो जाएगा, 40% एक्स्ट्रा है वो हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ HPSC PGT का सिलेबस क्या क्या है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स ही UGC में है, ठीक है। तो अपनी पहली यूनिट है जिसका नाम है परसेप्चुअल प्रोसेस। ठीक है। अब परसेप्चुअल प्रोसेस में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम जो HPSC में दिया हुआ है, ठीक है, HPSC में क्या क्या है परसेप्चुअल प्रोसेस से संबंधित। तो HPSC में सबसे पहले दी हुई है अपने अप्रोचेज, ठीक है, जो प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत है ना वही है, ठीक है। अप्रोचेज में जैसे गेस्टाल्ट आ गया, ठीक है, गेस्टाल्ट के अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अलावा जैसे हम एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं गिब्सन का, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक अपनी थ्योरी आती है सिग्नल डिटेक्शन, SDT भी बोलते हैं उसको, DST भी बोल देते हैं, ठीक है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, ठीक है। अच्छा, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अलावा गेस्टाल्ट आ गया, एक आएगा अपना फिजियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हम कवर करेंगे जो गेस्टाल्ट वाला पढ़ेंगे ना अप्रोचेज में। तो गेस्टाल्ट में परसेप्चुअल प्रोसेस भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो आता है फिगर ग्राउंड, आकृति पृष्ठभूमि, ठीक है, फिगर ग्राउंड, और एक आएगा इसमें फिगर ग्राउंड के अलावा जो इनके नियम है जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया अपना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ठीक है, कॉन्स्टेंसी। इसमें आएगा साइज आ गया, शेप आ गया, ठीक है। शेप के अलावा नेक्स्ट आएगा ब्राइटनेस। इसके अलावा इसमें इल्यूजन आएगा। हालांकि HPSC में सिर्फ इल्यूजन दिया हुआ है, तो हम इल्यूजन जब पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हम हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम UGC नेट पढ़ेंगे तो उसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का पोर्शन लगता है उसमें हम जब मानसिक रोग पढ़ते हैं ना, तो मानसिक रोग और उससे संबंधित जो थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे अपने को इल्यूजन, एलुसिनेशन और डिल्यूजन, इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, इनकी थेरेपी भी पढ़नी पड़ेगी। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ समझ लेंगे, और जब क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला पोर्शन आएगा तो उस समय वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इल्यूजन के बाद जैसे एक आता है इसमें सबलिमिनल प्रोसेस, सबलिमिनल परसेप्शन, सबलिमिनल परसेप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें आएगा जो परसेप्शन का रोल है किसमें, मोटिवेशन और लर्निंग में। तो रोल ऑफ मोटिवेशन, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग, लर्निंग इन परसेप्शन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम जो इसका संबंध है किसका, परसेप्शन का, परसेप्शन का संबंध देखेंगे हम कल्चर के साथ। तो परसेप्शन एंड कल्चर, ठीक है, हमारी संस्कृति के साथ इसका क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आती है परसेप्चुअल स्टाइल्स, परसेप्चुअल स्टाइल्स, ठीक है। तो मुख्य होगा, जैसे एक तो अप्रोचेज आ गई जिसमें गेस्टाल्ट, फिजियोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हो गया। अच्छा, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन ऑन परसेप्शन हो गया, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बताया कि आपको हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें फिगर ग्राउंड और लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा गेस्टाल्ट में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने बताया कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, उसमें हम साइज, शेप, ब्राइटनेस ये पढ़ेंगे, इल्यूजन भी पढ़ेंगे, इल्यूजन के साथ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक और है जो डेप्थ एंड मूवमेंट का आता है परसेप्शन के साथ। तो परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड मूवमेंट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम रोल पढ़ेंगे, जो मोटिवेशन का और लर्निंग का परसेप्शन में रोल है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो कल्चर है, परसेप्शन के संबंध में कल्चर क्या है, कल्चर का क्या संबंध है, वो हम चीज़ें देखेंगे। तो ये तो हो गया अपने HPSC का, ठीक है। और UGC नेट में क्या दिया हुआ है, UGC नेट में अप्रोचेज है, तो इसमें गेस्टाल्ट दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी सेम है, अपना जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो भी है, सिग्नल डिटेक्शन भी है, ठीक है। बस इतना है कि जब सिग्नल डिटेक्शन पढ़ेंगे तो HPSC में तो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसकी मेन, और जो UGC नेट के लिए है उसमें एग्जम्पशंस आ जाएंगे और उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है, हम उसका अनुप्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। और बाकी जो सबलिमिनल परसेप्शन है ये भी सेम है दोनों में, कल्चर एंड परसेप्शन भी सेम है, ठीक है। और जो परसेप्शन की फॉर्म है जिसमें डेप्थ और मूवमेंट वाला है वो भी आ जाएगा, इल्यूजन भी है। तो लगभग अपना जो टॉपिक है ना वो सेम है। अपने को UGC नेट में एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, पैटर्न क्या है रिकॉग्निशन का, ठीक है, जिसको पैटर्न रिकॉग्निशन परसेप्शन के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले हम परसेप्शन को समझेंगे कि परसेप्शन क्या है, और इसके बाद हम इसकी परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि परसेप्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर हम इसकी जो अप्रोचेज हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी इसका दृष्टिकोण है या सिद्धांत है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयोग किए हैं, क्या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने उनकी आलोचना की है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारा नज़रिया या हमारा मतलब हम वातावरण में वस्तुओं को किन किन वस्तुओं पर अपना ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। और वातावरण में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हम ध्यान तो देते हैं पर वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमें आकर्षित नहीं करती है। तो वो कौन से उद्दीपक हैं वातावरण में जो हमें आकर्षित करते हैं और वो उद्दीपक हमें याद रह जाते हैं। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में हम
बहुत सारी जैसे शॉप्स देखते हैं, ठीक है। तो वो जो दुकानें हैं उसमें से वही दुकान हमें ज़्यादा याद रहती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। या तो वो दुकान बहुत ज़्यादा आकर्षक दिख रही होगी, या उसमें कुछ ऐसी लाइटें लगी होगी, या उस पर ऐसा कुछ ऑफर आया हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा परसेप्शन है ना, वो सिलेक्टिव होता है, चयनात्मक होता है, क्योंकि हम हर उद्दीपक वातावरण में उपस्थित हर उद्दीपक को पर ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, वो जैसे पुलिस छानबीन करती है, कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने पर जैसे आसपास के जो लोग होते हैं उनके परसेप्शन में उन्होंने क्या देखा वो उन सबसे जानकारी जुटाती है, ठीक है। तो जैसे 5-7 लोग लिए, ठीक है, तो जिन्होंने उस घटना को देखा, तो उन 5-6 लोगों में से जो जानकारी पुलिस को मिलेगी, ठीक है, उसमें से 20 से 30% ऐसी जानकारी होगी जो सबके पास अलग अलग होगी, ठीक है। बाकी 70 to 80% जानकारी उनके पास सेम ही होगी। और यही कारण है कि परसेप्शन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि परसेप्शन किससे संबंधित है। तो ये सबसे पहले एक मैं बता देता हूँ, मेंटल प्रोसेस है। क्या है? मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया। परसेप्शन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। जैसे हमारे विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं, तो हम क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 पालियों में बंटा होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो हम क्या करते हैं, तो वातावरण से जो प्रकाश वस्तु पर टकराकर हमारी आंखों में आता है, ठीक है, जैसे लेफ्ट आई का जो परसेप्शन होगा वो राइट साइड होगा, और जो राइट आई है उसका परसेप्शन कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होगा। और कुछ ऐसा दायरा होगा जो क्या होगा, दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम। जैसे इसको इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये इसमें सेम आएगा। तो हम इसकी बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं नॉर्मल उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा था कि परसेप्शन क्या कैसे काम करता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि जो परसेप्शन है इसमें किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। तो कुछ परिभाषाएं हम बात करेंगे, हम ऑफिशियल परिभाषाएं देखेंगे जो इनकी बुक में दी हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ बुकों का। हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा अरुण कुमार सिंह की, ठीक है, अरुण कुमार सिंह की पुस्तकें रहेगा, अरुण कुमार सिंह की। उनकी जो साइकोलॉजी की टोटल 10 से 12 अलग अलग किताबें आती है, उनमें से ही हमारा सोर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑथेंटिक किताबें ही पढ़ेंगे। उनको गीता के समान माना जाता है मनोविज्ञान विषय में अपने देश में। अच्छा, फिर हमारा सेकंड रहेगा सिसरेली का, ठीक है। सिसरेली क्या है कि इनकी जो साइकोलॉजी की बुक आती है, जो क्या नाम है, सोंड्रा के सिसरेली, ठीक है, इनकी साइकोलॉजी की बुक आती है। ये भी बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। इसके अलावा हमारी जो, क्योंकि मैंने ये बुकें पढ़ी है अलग अलग, और हर टॉपिक को अच्छे से इनमें से ही पढ़ा है, और उसी के आधार पर मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बुक है वो साइकोलॉजी की है, रॉबर्ट ए बेरन की, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, और उनकी किताब आती है मनोविज्ञान नाम से ही, जो हिंदी वर्जन है वो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक रहेगा अपना बेस जो NCERT 11th 12th है, 11th और 12th। तो जो संडे को रीड और सेकंड ग्रेड वाली जो एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक आएगी उसमें NCERT का कंटेंट भी होगा। अच्छा, जब हम आगे रिसर्च और मेथोडोलॉजी करेंगे, ठीक है, तो उसमें NCERT भी सम्मिलित होगी। उसके अलावा अरुण कुमार सिंह की बुक होगी और रॉबर्ट ए बेरन की होगी, ठीक है। तो ये हमारा वो रहेगा। तो ये मत सोचना कि कंटेंट हमारा 1 नंबर आएगा, ठीक है, और ऑथेंटिक होगा, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, तो अब हम पहले बात करते हैं एटकिंसन और हिलगार्ड की परिभाषाओं में। एक आता है एटकिंसन एंड हिलगार्ड, ठीक है। अच्छा, एटकिंसन और हिलगार्ड ने अपने को क्या बताया है। तो एटकिंसन और हिलगार्ड इनकी जो
बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बुक है, उसमें इन्होंने परसेप्शन को परिभाषित किया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि परसेप्शन है ना वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपक, किन की बात कर रहा है, उद्दीपकों की, स्टिमुलस की, जो वातावरण में जो स्टिमुलस है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वातावरण में जो उद्दीपक उपस्थित है इन उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैंने वही तो आपको शुरू में उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हम वातावरण में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारे उद्दीपकों को देखते हैं और हम उसके बारे में बाद में बताते हैं। ठीक है, और वही क्या है, वही व्याख्या क्या होता है, वो परसेप्शन है। ठीक है, और व्याख्या के अलावा हम क्या करते हैं कि उन उद्दीपकों को संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, संगठित, एकत्रित करते हैं। तो हम बहुत सारे उद्दीपकों को जो हमें याद रहते हैं उनको संगठित करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो इनकी परिभाषा होगी कि प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, संगठित करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है एटकिंसन और हिलगार्ड की 1983, और इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, ये उनकी परिभाषा है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा पे बात करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आती है दोस्तों सेंट्रोक की। किसकी आती है, सेंट्रोक की। लगभग इनकी परसेप्शन की सेम ही परिभाषा मिलेगी। ठीक है, सेंट्रोक इन्होंने 2005 में, कब, 2005 में इनकी एक बुक है साइकोलॉजी, क्या है, साइकोलॉजी 2005। इस साइकोलॉजी बुक में इन्होंने परसेप्शन की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि संवेदी सूचनाएं कौन सी होती है, संवेदी सूचनाएं हम सेंसेज के माध्यम से लेते हैं। सेंसेज क्या होती है, सेंसेज होती है हमारी आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, और कान। यानी हम क्या करते हैं, आँखों के माध्यम से देखते हैं या हम देखकर उद्दीपकों को और उनके बारे में सूचनाएं ग्रहण करते हैं, वो भी संवेदी सूचनाएं हैं। नाक के द्वारा यानी स्मेल से, टेस्ट सेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्ट सेंस, तो टेस्ट सेंस के माध्यम से भी हम संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ये हो गया टेस्ट नहीं, ये स्मेल हो गया। ठीक है, ये हो गया टेस्ट, ये टेस्ट सेंस हो गया जीभ। ठीक है, तो जीभ के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। त्वचा यानी टच सेंस, क्या है, टच सेंस, और इसको बोलते हैं हियर सेंस, ठीक है। तो इन 500 ज्ञानेंद्रियों, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है जो जिनको बोलते हैं ज्ञान की प्रथम सीढ़ी, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, और इन संवेदी सूचनाओं को जब हम अर्थ प्रदान कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अर्थ प्रदान, तो वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, तो सेंट्रोक के अनुसार क्या परिभाषा हुई कि संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए, क्या, संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए हमारे मस्तिष्क द्वारा उसे संगठित क्या किया जाता है, सूचनाओं को क्या करते हैं, संगठित, और क्या करते हैं, व्याख्या। ये दो नाम तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एटकिंसन और हिलगार्ड की। 1983 उन्होंने क्या बताया कि परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं और उन्हें संगठित करते हैं। ठीक है, और सेंट्रोक ने क्या बोला है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उनसे जो हम संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, तो संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा उसे संगठित और व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, परसेप्शन होता है। ठीक है, हमने दो बात कर ली, एटकिंसन और हिलगार्ड की 1983 और सेंट्रोक 2005 की। अब हम करते हैं नेक्स्ट परिभाषा आती है कोलमैन की। नेक्स्ट परिभाषा आती है कोलमैन की।
कोलमैन 1977। तो कोलमैन की एक बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी 1977। तो कोलमैन के अनुसार परसेप्शन क्या है? तो कोलमैन ने बताया कि परसेप्शन वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों, किसको? जीव को अपने आंतरिक अंगों और क्या बोला उन्होंने? उसका वातावरण। तो जीव क्या है कोलमैन के अनुसार प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में, आंतरिक अंगों और वातावरण के बारे में क्या मिलती है? सूचना मिलती है। यही परसेप्शन है। तो इन्होंने क्या बताया कोलमैन ने कि जीव को प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव को अपने आंतरिक अंगों और उसके वातावरण के बारे में क्या मिलती है? सूचना मिलती है, ठीक है। तो परसेप्शन में क्या होता है? सबसे पहले अपने सेंसेस काम करते हैं जो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। संवेदी सूचनाओं को अर्थ देने का काम, उनकी व्याख्या करने का काम, उनको संगठित करने का काम, या उनसे जो हमें सूचना मिलती है वही क्या होता है? परसेप्शन, ठीक है। तो अब हम एक कॉमन परिभाषा निकालते हैं जो कि परसेप्शन की, हम यदि हमें चलो नाम याद नहीं रहते हैं मनोवैज्ञानिकों के और हमें प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा पूछ ली जाती है तो हम सामान्य तौर पर क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम वातावरण से जो उद्दीपक होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी चयनात्मक। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे एक भूखा व्यक्ति है, तो भूखा व्यक्ति क्या करेगा? उसके सामने चाहे आप महंगी से महंगी गाड़ी रख दो, ठीक है, चाहे उसके सामने आप फाइटर जेट रख दो, ठीक है, चाहे और कोई भी उद्दीपक रख दो, और एक प्लेट में आप खाना रख दो, तो भूखे आदमी को वो क्या देखना चाहता है? वो खाना देखना चाहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। तो उसको चाहे वो 50 उद्दीपक हो, उन 50 में से सबसे पहले उसको भोजन ही दिखेगा। क्या दिखेगा? भोजन। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हीं उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं या हम उसको पाने के लिए इच्छुक होते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन क्या है? सिलेक्टिव है, चयनात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, ये जो चयन होता है परसेप्शन में, तो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? मानसिक, या इसको संज्ञानात्मक। क्या? संज्ञानात्मक, यानी हमारा संज्ञान इसमें काम करता है। हमारी जो कॉग्निशन है, क्या है? कॉग्निशन, ये काम करता है, संज्ञान काम करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परसेप्शन है वो क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है और चयनात्मक प्रक्रिया है। और क्या कह सकते हैं? इसमें जो प्राणी होता है, प्राणी जो किसी उद्दीपक को पाना चाहता है तो वह क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, एक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि परसेप्शन क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, मानसिक और संज्ञानात्मक हो गया, और सेलेक्टिव हो गया, ठीक है, यानी चयनात्मक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण है वो एक सक्रिय, मानसिक, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और चयनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम अपने जो आंतरिक अंग हैं और हमारा जो बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण, ठीक है, आंतरिक अंग और बाह्य वातावरण, उसमें जो उपस्थित वस्तुएं होती है, आंतरिक अंगों में और बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुएं या कुछ भी वस्तुएं, चीज़, कुछ भी बोलो आप, उनका क्या होता है? तात्कालिक अनुभव होता है, तात्कालिक। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे आप बैठे हो, आपके पास आपका भाई आया, तो आप क्या कुछ देर सोचते हो क्या कि कौन आया? या तुरंत आप उस पर ध्यान भी नहीं देते, बस इतना पता चलता है कि हाँ भाई आया था, या आके चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तत्कालिक अनुभव होता है। तत्कालिक अनुभव का मतलब तुरंत हो गया, तुरंत हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा उस उद्दीपक के बारे में। हम सोचकर नहीं बताते कि कौन आया है, देखकर, सोचकर,
हमारे माइंड में इतनी ऐसा तो है नहीं, कुछ देर तक प्रोसेस चलेगी और हम फिर उसके बारे में बताएंगे। इतने में तो वाक्य भी हो सकता है चला जाए, ठीक है। तो इसमें उद्दीपकों को क्या होता है, तत्कालिक अनुभव होता है। और एक वो बातें याद रखनी है हमें, इसमें उद्दीपकों की क्या करते हैं, परसेप्शन में व्याख्या करते हैं, उनका संगठन करते हैं, ठीक है, संगठित करते हैं उनको। तो ये हो गई अपनी मेन परिभाषा, ठीक है। अब हम यही मतलब इस परिभाषा से ही हम विशेषताओं के बारे में भी बातें कर लेते हैं। यही विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है, कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है और चयनात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक, ये सारी बातें इसमें उद्दीपकों का तत्कालिक अनुभव होता है, ठीक है। तो हम अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, किसकी, परसेप्शन की विशेषता, ठीक है। विशेषताओं में हम क्या पढ़ेंगे, विशेषताओं में जैसे हम परिभाषाओं में इन चीज़ों को स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तो सबसे पहले देखो परसेप्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, उद्दीपक क्या ज़रूरी होता है। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना क्या होता है, उद्दीपक का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब उद्दीपक ही नहीं होगा तो परसेप्शन कैसे होगा। जैसे चिंतन के लिए, जैसे हम चिंतन करते हैं तो चिंतन के लिए समस्या का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण के लिए हमें उद्दीपक का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। तो प्रत्यक्षण है ना, वो हमेशा किसी वस्तु, प्रत्यक्षण क्या होता है, किसी वस्तु या मैंने बताया था आपको घटना या किसी व्यक्ति का होता है। परसेप्शन किसका होता है, या तो कोई अपने वातावरण में घटना घटित होगी उसका होगा, या कोई वातावरण में कोई वस्तु होगी उसका होगा, या कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। और जिन व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षण होता है उसे उद्दीपक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये तीनों है ना जिसका हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, ये क्या होते हैं, स्टिमुलस होते हैं। क्या होते हैं, स्टिमुलस, उद्दीपक, ठीक है, स्टिमुलस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब कोई, इसके उलट सोच के देखते हैं कि जब कोई उद्दीपक है वो व्यक्ति के सामने उपस्थित ना हो, ठीक है। हमने इतनी देर तो बात की कि कोई वस्तु, घटना या व्यक्ति जो व्यक्ति के सामने होता है तो उसको उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, परसेप्शन होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि उसके सामने कोई उपस्थित ना हो, ठीक है, व्यक्ति के सामने, तो क्या होगा, उसमें उसके जो सेंस ऑर्गन है, मैंने बताया था परसेप्शन के लिए हमारी संवेदी अंग काम करते हैं, जो उद्दीपकों को देखते हैं उनसे संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर उनको अर्थ प्रदान करते हैं, फिर उनकी व्याख्या करते हैं और उनका संगठन करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब उद्दीपक है वो व्यक्ति के सामने हो ही ना, उपस्थित ही ना हो, तो क्या होगा, तो उसमें कोई संवेदी सूचनाएं क्या वो ग्रहण करेगा, क्या अपने संवेदी अंगों से, नहीं करेगा, ठीक है। तो यदि संवेदी सूचना ही नहीं आएगी, यदि उद्दीपक उपस्थित ना हो, उद्दीपक उपस्थित न हो, ठीक है, तो क्या होगा, संवेदी सूचनाएं भी प्राप्त नहीं होगी। और संवेदी सूचनाएं प्राप्त कौन करता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में सूचनाएं क्या होगी, प्राप्त नहीं होगी, तो क्या नहीं होगा, परसेप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, परसेप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहली विशेषता की बात की कि उद्दीपक ज़रूरी होता है परसेप्शन के लिए, यदि उद्दीपक नहीं होता है तो हमें संवेदी सूचनाएं भी नहीं मिलेगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन, और परसेप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता है 2 नंबर कि प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। इसका क्या मतलब हुआ, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया, इसका मतलब है ये हुआ कि कोई उद्दीपक है, ठीक है, कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस, तो स्टिमुलस का जब हम परसेप्शन करते हैं, ठीक है, जब वो प्रक्रिया चल रही होती है, तो किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते समय
व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है ना, ब्रेन, वो काफ़ी सक्रिय होकर, ब्रेन क्या है, जब हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा ब्रेन क्या होगा, सक्रिय रूप से काम करेगा, बहुत फास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब प्रत्यक्षीकरण करते समय जो उद्दीपक है, तो उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते समय हमारा मस्तिष्क काफ़ी सक्रिय होकर उस वातावरण में उपस्थित जो वस्तुएं हैं या उसके सामने कोई घटनाएं घटित हो रही हैं वो है, ठीक है, उनकी व्याख्या में हम बात कर चुके हैं। क्या करेगा, व्याख्या। वो किसके संदर्भ में होगी, वो होगी पूर्व अनुभवों की, पूर्व अनुभवों के संदर्भ में। तो क्या होगा कि किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते समय हमारा ब्रेन सक्रिय होकर उन उद्दीपकों की क्या करेगा, व्याख्या करेगा, और किसके संदर्भ में, पूर्व अनुभवों के, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्या होगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो पूर्व अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्याख्या करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे आम को देखकर मात्र हम आम देखते हैं, या जैसे बेर होता है, बेर, ठीक है, छोटे वाले जो बेर रहते हैं जो खट्टा मीठा एहसास देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे आम है, बेर है, या नींबू है, क्या है, नींबू, इनका जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनको देखते हैं, हम ध्यान देते हैं, तो हम क्या सिर्फ यही देखते हैं क्या कि ये नींबू है या ये आम है? नहीं, हम उसके बारे में ये भी सोच लेते हैं कि नींबू होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और बेर का सोचते हैं तो मुंह में पानी भी आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो हम इनके कहने का मतलब है कि हम जब वस्तुओं के बारे में सोचते हैं तो उनके गुणों के बारे में भी हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, उनके गुणों को भी मतलब हम पहले उन वस्तुओं को यूज कर चुके हैं। आप आम भी खा चुके हो, बेर भी खा चुके हो, या नींबू उसका भी यूज कर चुके हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ खट्टी है, यानी ये खट्टापन। या जैसे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम कैसी होती है, आप कैसे बोल सकते हो कि आइसक्रीम खट्टी नहीं होती, आइसक्रीम मीठी होती है या ठंडी होती है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास इन उद्दीपकों के बारे में पूर्व अनुभव उपस्थित है। उन पूर्व अनुभवों के आधार पर ही आप इनके वस्तुओं के गुणों के बारे में आपको प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, आप उनके बारे में पहले ही सोच लेते हैं कि ये है तो ये तो खट्टा होगा, ये हम एक उसके साथ गुणों को भी समाहित कर देते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व अनुभव उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आम खट्टा या मीठा की बात हो गई। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही क्यों होती है कि हमने जैसे नींबू देखा, तो नींबू देखते ही हमारे खट्टापन भी उसका आ गया। ठीक है, हमें ये भी पता है कि या नींबू पानी बना सकते हैं या सब्जी में वगैरह में डाल के खा सकते हैं, तो ये खट्टा होता है। इसका मतलब ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि हमारे ब्रेन में इसके पूर्व अनुभव पहले से समाहित हैं, और हमारा ब्रेन एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, और जिन चीज़ों के हमारे पास पूर्व अनुभव होते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन है वो उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवा देता है उसी क्षण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, प्रत्यक्षण में हम बात कर चुके हैं कि उद्दीपक का होना जरूरी होता है। अच्छा, ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि तात्कालिक अनुभव की। तो प्रत्यक्षीकरण में मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, तात्कालिक अनुभव होता है, तात्कालिक अनुभव। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले वाले का जो था ना कि इसके लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है, तो इसमें लिख लो आप स्टिमुलस इज इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल फॉर परसेप्शन। और सेकंड है इसका, आप लिखो कि परसेप्शन इज ए एक्टिव मेंटल प्रोसेस। ठीक है, मैं इसका लिख देता हूँ, ये तो ठीक है। उसका जो सेकंड विशेषता थी उसका लिख लो, परसेप्शन इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस।
और पूर्व अनुभवों के बारे में बता ही दिया, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण में तत्कालिक अनुभव होता है। इसका मतलब क्या है कि इन परसेप्शन इमीडिएट एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस, प्लेस, ठीक है। इन परसेप्शन इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रत्यक्षीकरण में तत्कालिक अनुभव होता है, ठीक है। तत्कालिक अनुभव मतलब क्या हुआ कि जब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसका ज्ञान हमें तुरंत हो जाता है। ये तो हम बात कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने जब उद्दीपक होगा तो परसेप्शन तो होगा, ठीक है, और उसका ज्ञान भी हमें तुरंत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान बहुत देर बाद होगा, ठीक है, या कुछ देर सोचने के बाद होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि कोई व्यक्ति कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, इतने में यदि उसका भाई उस कमरे में प्रवेश करता है, तो भाई के भीतर प्रवेश करते ही उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ठीक है, न कि कुछ देर सोचने के बाद। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और तब भाई का मतलब भी ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर बाद वो मतलब सोचेगा, ठीक है, तो भाई का उसको क्या होता है, परसेप्शन होता है। तो जो उद्दीपक हमने बात की थी कि जो उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं रहता, कोई भी स्टिमुलस है वो यदि उसके सामने नहीं है तो क्या होगा, तो उसका हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, उसके बारे में सोच अवश्य सकते हैं, ठीक है, मतलब सोच सकते हैं हम, बाकी उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक प्रत्यक्ष रूप से एरोप्लेन नहीं देखा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, या उसने आर्मी की कोई गन है वो नहीं देखी, ठीक है, पर उसने उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर देखी है। तो वो एज्यूम कर सकता है या वो सोच सकता है उसके बारे में कि यदि गन है तो वो या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, ठीक है। परसेप्शन उसको तभी, प्रत्यक्षीकरण तभी माना जाएगा जब वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको, जब वो उसके सामने होगी, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, तत्कालिक अनुभव होता है। अब हम नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि परसेप्शन इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है। परसेप्शन इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, परसेप्शन इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको याद है तो हमने कोलमैन की परिभाषा पढ़ी थी, तो उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के उद्दीपकों के बारे में हमें बताया था, ठीक है। तो लगभग वही बात है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने परसेप्शन को एक तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना, ये तो हम बात कर चुके हैं। पर अब हमें ये सोचना है कि वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कैसी होती है परसेप्शन में, ठीक है, ऐसी कैसी प्रक्रियाएं हैं, मतलब हम जिसको कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, तो ये कैसी प्रक्रियाएं, तो ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें हमें उद्दीपकों के बारे में नॉलेज होता है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। तो उद्दीपकों के बारे में जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, वो कॉग्निशन के आधार पर होगा या हमारे संज्ञान के आधार पर होगा, ठीक है। तो संज्ञान के आधार पर होगा तो ये कैसी प्रोसेस होगी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी, ठीक है। हमने कोलमैन की बात की थी, तो कोलमैन ने प्रत्यक्षण के बारे में बताया था, ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रत्यक्षण द्वारा हमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बाह्य उद्दीपक आपको पता है कौन से होंगे, जो वातावरण में उपस्थित होंगे, तो और आंतरिक उद्दीपक हमारे शरीर के भीतर होंगे। तो जैसे
मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे पेंसिल है, क्या है, पेंसिल, या ये टेबल है, क्या है, टेबल, ठीक है, पेंसिल या फिर टेबल है, ये कौन सी उद्दीपक है, ये बाह्य उद्दीपक है, ठीक है, ये क्या हो गई, बाह्य हो गई। तो आंतरिक में क्या क्या आएगा, आंतरिक में जैसे आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं, जैसे आपकी हृदय की धड़कन है, ठीक है, हृदय की धड़कन, इसका भी तो आप परसेप्शन करते हो, सुनते ज़रूर हो, सुनते हो तो कान का उपयोग करते हो, ठीक है, तो हम सुनते हैं, हियर सेंस, ठीक है, संवेदी सूचनाएं हमें मिली तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो हृदय की धड़कन आ गई। उसके अलावा जैसे हमारे शरीर में जकड़न वगैरह पैदा होती है, या पेट का ऐंठना बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है, इनका हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सेंसरी इंफॉर्मेशंस के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गई 4 विशेषताएं। अब हम अगली विशेषता पे जाते हैं। अगली है 5 नंबर विशेषता। 5 नंबर विशेषता क्या है कि हमने बात की थी कि इसमें उद्दीपकों की व्याख्या और इनको संगठित किया जा सकता है, ठीक है। और एक हमने बात की थी कि ये चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, परसेप्शन चयनात्मक, सेलेक्टिव प्रोसेस। तो हम पहले बात करते हैं उद्दीपकों के संगठन की। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इन परसेप्शन स्टिमुली आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, जट आएगा क्या, इन परसेप्शन स्टिमुली आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्यक्षण में हम सिर्फ क्या उद्दीपकों की सिर्फ व्याख्या थोड़ी करते हैं, वे सिर्फ व्याख्या नहीं करते, हाँ व्याख्या करते हैं, पर इसके साथ भी क्या क्या करते हैं कि हम उनको संगठित करते हैं, और संगठित करने में हम अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, या हमारे कुछ नियम हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में सिर्फ उद्दीपकों की व्याख्या ही नहीं की जाती, बल्कि जो उद्दीपक हैं इनका विशेष नियमों के आधार पर एक खास ढंग से इनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि संगठन का मतलब समझे आप। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो हमारा वो पहले से देखा हुआ है वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति हमने पहले से देखा है। उस टाइम उसका शरीर एकदम सही था, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, ठीक है, जैसे हमने उसको पहले देखा है। और उसका एक्सीडेंट होने पे जैसे उसका एक हाथ कट गया, ठीक है, जैसे एक हाथ कट गया, तो एक हाथ कटने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसको पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उसका हम ये सोचते नहीं हैं कि उसके हाथ कट गया होगा, हम उसको पहले जो हमारे पूर्व अनुभव है उसके आधार पर उसको, जैसे हम ये एक व्रत है, ठीक है, जो डैश डैश से बताया गया है, तो क्या आप इसको ये बोलते हो कि ये व्रत नहीं है, आप इसको एक पूर्ण आकृति के रूप में इसका प्रत्यक्षीकरण करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे, वो काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, आप देखो, या रुको एक और बनाता हूँ, ये बना देता हूँ, ये, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब आप इसका प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार कर रहे हो कि ये रिंग है, ठीक है, पर आपको पता है कि ये क्या है, व्रत है। तो आप ये बोलते हो कि, जैसे ये भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि ये फ्रंट पर है,
ठीक है, जो हमको दिखाई दे रही है, ये सेकंड नंबर पे है। जो इसके जस्ट पीछे है, जिसका कुछ भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये एक पूरा व्रत है, यानी हम इसको एक पूरे व्रत के रूप में संगठित करके इसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। और ये हम एज्यूम करते हैं कि ये 3 नंबर पर होगा, और ये भी एक पूरा व्रत है। पर क्या ये पूरे हैं? नहीं है, ठीक है। पर हम इनका परसेप्शन करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे, ठीक है। ये हो गई 5वीं विशेषता। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6ठे नंबर की। इसमें है कि प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण एक चयनात्मक प्रक्रिया, चयनात्मक प्रक्रिया, ठीक है। अच्छा, चयनात्मक प्रक्रिया यानी हम जो सोच रहे होते हैं या जिन उद्दीपकों को हम देखना चाहते हैं, जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उन्हीं उद्दीपकों पर हमारा प्रत्यक्षीकरण बेहतर होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं परसेप्शन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। परसेप्शन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब कि प्रत्यक्षण एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम उद्दीपकों का चयन करते हैं हमारे ध्यान के आधार पर। हम जिन उद्दीपकों को ध्यान केंद्र में रखते हैं या जिन उद्दीपकों को हम चाह रहे होते हैं, वही उद्दीपक हमें दिखते हैं। जैसे आप अगर ये एज्यूम कर रहे हो कि आप यहाँ से मैं गुजरूँगा तो टाटा कंपनी का शोरूम आएगा, ठीक है। पर उससे पहले जैसे मारुति सुजुकी का शोरूम आया या किसी बाइक कंपनी का शोरूम आया, ठीक है, तो आप उन पर उतना ध्यान नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही एज्यूम कर रखा है कि हमें सिर्फ टाटा वाला ही देखना है। हालांकि कुछ समय के लिए उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, पर हमारा ध्यान उस पर पूर्ण रूप से नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कोई उद्दीपक है, हमारे वातावरण में अनेकों उद्दीपक होते हैं, ठीक है। और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन, वो जो उद्दीपक होते हैं वातावरण में, वो उन सेंस ऑर्गन को उत्तेजित करते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन से हमें संवेदी सूचनाएं देते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। परंतु हम उनमें से सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? सच्चाई ये है कि हम उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करते हैं जिन पर हमारा ध्यान जिन पर हमारा ध्यान जाता है, या हम जिन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चयनात्मक प्रक्रिया में मेन शब्द क्या है? ध्यान, ठीक है, अटेंशन। तो जिन उद्दीपकों पर हम ध्यान देते हैं, उन्हीं उद्दीपकों का हम प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं। जिन उद्दीपकों पर हम ध्यान नहीं देते, उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब मैं विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।